नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल आपने देख लिए। आपने देख लिया कि कैसे इस बार मोदी सरकार बनती दिख रही है, लेकिन अब तक आपको ये नहीं पता कि आपने जिसे वोट दिया क्या वो जीत रहा है या फिर कोई दूसरा उम्मीदवार जीत रहा है। देश में पहली बार हम एक एक सीट का एग्जिट पोल आपको दिखाने जा रहे हैं। कल हमने देश के 39 सीटों के एग्जिट पोल दिखाए थे, जहां पर मुकाबला सबसे ज्यादा दिलचस्प है। आज फिर ऐसे 50 सीटों का एग्जिट पोल हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बस दिल थाम कर बैठ जाइए और देखिए आपके संसदीय इलाके से किसकी जीत होने वाली है। तो चलिए इसी पर हम शुरुआत करेंगे। आपको एक एक सीटों का हाल बताएंगे और तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विजय सोनकर शास्त्री जी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन दिल्ली से, प्रेम शुक्ला जी, दोपहर सामना के एडिटर, रोली मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी की लीडर अवधेश कुमार जी, सीनियर जर्नलिस्ट, और ज्ञानेश्वर जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इन सभी से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं उत्तर प्रदेश का हाल। उत्तर प्रदेश में आपने जिसे वोट दिया है क्या वो जीत रहा है? तो बस कुछ ही पलों में हमारी टीवी स्क्रीन पर आएगा यूपी की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से मथुरा की बात सबसे पहले। मथुरा से हेमा मालिनी बीजेपी से आगे चल रही हैं और जीत रही हैं। स्थिति बिल्कुल साफ होती हुई ये जो ग्रीन बत्ती आपको दिखाई दे रही है, हेमा मालिनी बीजेपी की, वो जीत रही हैं मथुरा से। आपको बता दें कि जयंत चौधरी 2009 में उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार वो हार रहे हैं और हेमा मालिनी जो कड़ी टक्कर उन्हें दे रही थी चुनावों के दौरान, वो जीत रही हैं। ये स्थिति है मथुरा की। और अब बात कर लेते हैं बिजनौर की। बिजनौर से समाजवादी पार्टी के शहनवाज राणा जीत रहे हैं। जयाप्रदा और राजेंद्र सिंह उन्हें चुनौती देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शहनवाज राणा समाजवादी पार्टी के वो जीत रहे हैं। एक्सेस के जरिए ये आंकड़े हमारे सामने आए थे, जिसके बाद सीटों में कन्वर्ट हुए और ये तस्वीरें बिल्कुल साफ है। मेरठ की बात कर लेते हैं। बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल 2009 में भी इन्होंने जीत हासिल की थी, एक बार फिर से जीतते हुए मेरठ से दिखाई दे रहे हैं। नगमा और शाहिद मंजूर उन्हें टक्कर देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्थिति साफ होती हुई दिखाई दे रही है। राजेंद्र अग्रवाल बीजेपी से जीत रहे हैं। फतेहपुर सीकरी से चौधरी बाबूलाल बीजेपी के जीत रहे हैं। अमर सिंह आरएलडी के, उन्हें चुनौती देने की कोशिश जरूर उनकी ओर से की गई, लेकिन बीजेपी की स्थिति बिल्कुल साफ और हर तरफ मोदी की लहर जो स्थिति इस वक्त हमें दिखाई दे रही है। और यहां पर देखिए गाजियाबाद वीके सिंह बीजेपी के नेता वो जीत रहे हैं। राज बब्बर, शाजिया इल्मी उन्हें कड़ी चुनौती देने की कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन गाजियाबाद से वीके सिंह जीत रहे हैं। आपको बता दें कि दिलचस्प मुकाबला यहां पर देखा जाएगा। गाजियाबाद में राजनाथ सिंह हमने देखा था 2009 में उन्होंने जीत हासिल की थी, जिसके बाद वो लखनऊ चले गए, लेकिन वीके सिंह की स्थिति यहां पर हालांकि कड़ी टक्कर उन्हें मिल रही है राज बब्बर और शाजिया इल्मी से। तो आपने जिसे वोट दिया क्या वो जीत रहा है? तो चलिए हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान हैं उनका परिचय तो हमने आपसे करवा दिया था, इस पर चर्चा कर लेते हैं। और सबसे पहले विजय सोनकर शास्त्री जी के पास ही चलते हैं। विजय सोनकर शास्त्री जी, आपकी स्थिति यहां पर काफी ज्यादा मजबूत और अब तो एक एक सीटों का हाल भी इंडिया न्यूज दिखा रहा है, प्रतिक्रिया इस पर आपकी? क्या प्रतिक्रिया, मुस्कुरा रहे हैं? नहीं, देखिए ये होना था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और खासतौर से नरेंद्र भाई मोदी ने जो परिश्रम किया था उसका ये प्रतिफल तो मिलना ही था। और खासतौर से नरेंद्र भाई मोदी ने 3 लाख किलोमीटर की यात्रा किया था चुनाव के दरमियान, और उन्होंने 450 रैलियां की थी। और इतना ही नहीं, एडवांस तकनीकी के तहत 3D होम माध्यम से उन्होंने लगभग 1400 अन्य कार्यक्रम किए थे, जो ऐसा लगता था कि स्वयं नरेंद्र भाई मोदी वहां पर उपस्थित हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी बहुत बड़ा एक भूमिका अदा किया था। लगभग 3 लाख बूथों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी बैठकें की थी और वहां से जीतने के लिए हर तरह के प्रयास पर चर्चा किया था। और चाय पर चर्चा कार्यक्रम तो हमारा बहुत फेमस कार्यक्रम था जी, जो करीब 5800 स्थानों पर यह चर्चा हुआ था। तो ये इतना अच्छा और तालमेल के साथ ये सब कार्यक्रम हुए थे
कि इस कार्यक्रम का हमें प्रतिफल मिलना है, उसका पूरा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल में तो स्पष्ट आ रहा है। बिल्कुल विजय जी, आगे मैं आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन यहाँ पर अपने दर्शकों के लिए हम बता दें, आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तमाम नेताओं के सिर पर जो बत्ती लगी हुई है, उससे पता चलेगा अगर ग्रीन बत्ती हुई इसका मतलब ये है कि वो जीत रहे हैं अपने उस सीट से, और अगर पीली बत्ती हुई तो पीली बत्ती का मतलब यह है कि क्लोज फाइट है। हालांकि जीतने की उम्मीद ज्यादा है, लेकिन क्लोज फाइट यानी कि कांटे की टक्कर वहां पर देखने को मिल सकती है, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से वो कुछ वोटों से यानी कि मार्जिन कुछ ज्यादा हो सकता है। और ये एक्सिस का एग्जिट पोल है, एक एक सीटों का जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, 40 सीटों का हाल कल आपको हमने दिखाया था और आज 50 सीटों का हाल हम दिखा रहे हैं। इस पर प्रतिक्रिया आपकी अवधेश जी। देखो, उत्तर प्रदेश में हम लोग तो ये मान रहे थे कि कुछ करंट है, लेकिन इतना ज्यादा करंट होगा इस परिणाम को ये नहीं लगता था। हम लोगों को लग रहा था कि भाजपा जो है आगे बढ़ेगी। नरेंद्र मोदी ने शुरू में जो 8 सभाएं की थी उसमें आती हुई भीड़ और उत्तर प्रदेश में जातीय सीमाएं सब टूट रही थी, लेकिन अब ये पता चल रहा है कि ये वाकई लहर थी। अगर ये सारे एग्जिट पोल सही आते हैं तो मैं समझता हूं कि ये 1998 भाजपा दोहरा रही है, और जनता पार्टी 1977 में जो शायद परिणाम लाई थी वो भले ना आए, लेकिन लहर उसी प्रकार की माननी पड़ेगी। रोली मिश्रा जी, आप लोग कहां हैं? तमाम सीटें जो हम दिखा रहे हैं यहां पर तो क्लोज फाइट में भी भाजपा है, और जीतने की उम्मीद जिसकी सबसे ज्यादा है उसमें भी भाजपा के ही चेहरे आगे हैं। देखिए, जो भी क्लोज फाइट है मेरे हिसाब से आज भी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में उत्तर प्रदेश में जी। और जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे आए, कल लगभग 68 सीटों पर आपने दिखाया था, मुझे लगता है, अगर मैं सही हूं तो। कल हमने 40 सीटों का दिखा आप मतलब एक एक सीटों के लिहाज से कल हमने 40 के लिहाज से, और वैसे भी जो आपने दिखाया था जी। और इससे पहले जब 2012 के विधानसभा चुनाव हुए तब भी बहुत सारे एग्जिट पोल के नतीजे आए थे और हम लोगों को 150 से 160 सीटों पर समेटा हुआ दिखा रहे थे। 2012 में तो पूर्ण बहुमत समाजवादी पार्टी को विधानसभा में विधानसभा में अभी हम आ जाते हैं। देखिए, मथुरा में आप लोग कहाँ हैं, इसके अलावा हमने बाकी मेरठ में आप लोग कहाँ हैं? बिल्कुल पीछे नहीं आप लोग हमें पीछे, आप ये हो सकता है 20-25 सीट कम दिखाया गया हो, लेकिन समाजवादी पार्टी को हारते हुए किसी ने नहीं दिखाया था। ज्ञानेश्वर जी, गाजियाबाद की इस वक्त स्थिति हम दिखा रहे हैं। वीके सिंह, कांटे की टक्कर उन्हें मिल रही है, लेकिन उनकी स्थिति थोड़ी मजबूत है राज बब्बर और शाहज़े अलमी से। जो मेरी जानकारी है, वीके सिंह साहब गाजियाबाद में चुनाव जीत रहे हैं जी। और उन्हें नमो मैजिक का पूरा प्रभाव मिला है, और अब जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं, साफ है कि बिहार और यूपी में मोदी मैजिक काफी तेज चला है और इसको रोक पाना अब तो मान लेना चाहिए कि नरेंद्र मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं और सरकार बन गई है। अब तो आगे की चर्चा होनी चाहिए। अभी ये कहां बहस रह गई कि नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनने जा रही है। बिल्कुल, जितने भी एग्जिट पोल आए हैं वो यही दिखा रहे हैं, सिर्फ ओआरजी को छोड़कर उसने पूरी सीटें नहीं दी हैं बीजेपी को, लेकिन यहां पर एक एक सीट का हम हाल बता रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में। आगे गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा जीतने की पूरी संभावना है। बीजेपी के नरेंद्र भाटी समाजवादी पार्टी के सतीश अबाना बीएसपी से मैदान में थे, लेकिन महेश शर्मा जिनकी जीतने की पूरी संभावना है, और ये ग्रीन बत्ती इसी बात को दर्शाती भी है। आपको बता दें, कांग्रेस के कैंडिडेट यहां पर उतरे जरूर थे, लेकिन लास्ट में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके बाद कांग्रेस वहां पर टक्कर में ही नहीं रही थी। मैनपुरी, मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी से, और जाहिर तौर पर कोई ज्यादा संशय नहीं होनी चाहिए, कम से कम मैनपुरी की सीट को लेकर मुलायम सिंह का ये गढ़ है, वहां से जीतते हुए चले आ रहे थे, और मैनपुरी मुलायम सिंह यादव जीत रहे हैं। ये हरी बत्ती, बिल्कुल इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। कन्नौज से डिंपल यादव, पिछले बार भी उन्होंने यहां से जीत हासिल की थी और कोई मुकाबले में ही नहीं था। सुब्रत पाठक बीजेपी के, उन्हें चैलेंज करने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन डिंपल यादव की जीतने की पूरी संभावना है। फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव भतीजे हैं मुलायम सिंह यादव की, और वो यहां से जीत रहे हैं, उसकी पूरी संभावना ये हरी बत्ती दिखाती हुई नजर आ रही है। और कम से कम इस पे रोली जी जरूर खुश होंगी। समाजवादी पार्टी की स्थिति, इटावा प्रेमदास कठेरिया समाजवादी पार्टी के, उनके जीतने की पूरी संभावना है। चलिए रोली जी, आपसे ही प्रतिक्रिया मैं ले लेती हूं। यहां पर कम से कम समाजवादी पार्टी की स्थिति बेहतर नजर आ रही है। नहीं, बिल्कुल समाजवादी पार्टी की स्थिति बेहतर नजर आ रही है, और आने वाले जब 16 तारीख को परिणाम आएंगे तो आप भी अचंभित रह जाएंगे, चौंक जाएंगे, क्योंकि जिन सीटों पर आप, जैसे शाहिद मंजूर साहब आप मेरठ में दिखा रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि शाहिद मंजूर साहब ही मेरठ से निकलेंगे। तो बहुत सारी ऐसी सीटें, बिजनौर है, बासपे, और जो 24 तारीख को मतदान हुए हैं, चाहे वो फिरोजाबाद लीजिए, इटावा लीजिए, कन्नौज लीजिए, एटा लीजिए, वो सारी सीटें जो है वो हम लोग समाजवादी पार्टी शास्त्री जी को जोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन एक बार प्रेम शुक्ला जी की टिप्पणी मैं ले लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, जो 5 सीटें पहले हमने दिखाई उसमें बीजेपी की स्थिति ज्यादा अच्छी थी, और अभी जो हम दिखा रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है।
आवाज इतने रहो। प्रेम शुक्ला जी सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? चलिए उनके पास हम चलेंगे। विजय जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि नेताजी इटावा से तो भले ही जीत रहे हैं, पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ से उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आजमगढ़ से 2 लाख वोटों से जीतेंगे नेताजी, और उससे भी ज्यादा। क्योंकि मैं भी वाराणसी, मैं बनारस से का रहने वाला हूं और मैं भली भांति जानता हूं, वहां पर शायद नेताजी की तीसरी पोजीशन न बने। मैं ये भी सुन रहा हूं वहां पर। देखो, फिरोजाबाद अखिलेश यादव की सीट थी चित्रा जी, तो जाहिर हाँ उसको हम लोग उसको ये नहीं कर सकते हैं। मैनपुरी उनका परमानेंट सीट है, पिछली बार भी 1,73,000 वोट से जीते थे। तो अभी हम उन क्षेत्रों को दिखा रहे हैं जो समाजवादी पार्टी का। राजबब्बर जीते थे ना आप इस बार? एक बार में तो उन्होंने बाई इलेक्शन में जीत हासिल किया था, लेकिन वो भी एक एक्सीडेंट ही था। इस बार कांग्रेस के पक्ष में वो वातावरण नहीं है जो उस समय था। जी, जिस प्रकार से एक वर्ग की समुदाय की नाराजगी समाजवादी पार्टी से थी और वो उस वर्ग से भी आते थे, इन सबका लाभ मिला था। इसलिए अभी तक जो सीटें हमने दिखाई है उसमें मेरठ को छोड़ करके बाकी अभी वही है। अच्छा, महेश शर्मा पिछली बार मात्र 16,000 वोट से हारे थे गौतम बुद्ध नगर से। वो कोई बहुत ज्यादा, बाद में 2012 में विधायक का चुनाव तो बहुत ज्यादा से हारे नहीं थे। और इस बार अगर मोदी की वहां एक अंतरधारा है तो 16,000 वोट को तो कभी भी ढका जा सकता है। और गाजियाबाद में रैली भी नरेंद्र मोदी ने की थी और बार बार बड़े नेताओं का नाम लेते हुए वो दिखाई दे रहे थे। कांग्रेस का उम्मीदवार गौतम बुद्ध नगर से हटके बीजेपी में चले गए थे। जी, प्रेम शुक्ला जी, शुरू की 5 सीटों में बीजेपी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी जो टीवी स्क्रीन पर चल रहा है उसमें समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर प्रतिक्रिया आपकी? मुझे लगता है कि जो मुलायम सिंह यादव जी का अपना गढ़ है इटावा, मैनपुरी, उन इलाकों में मुलायम सिंह यादव जी अपने परिवार वालों को जिताने में कामयाब हुए हैं। एक करोतिया जी को छोड़ दे तो बाकी दोनों सीटें जो हैं वो मुलायम सिंह यादव जी के परिवार की सीटें हैं। और इटावा में भी करोतिया पूरी तरह से उनके प्रॉक्सी उम्मीदवारी है। तो मुलायम सिंह यादव जी सिर्फ अपना गढ़ बचा पाए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो नरेंद्र मोदी जी की लहर चली है उस लहर में बाकी सारे लोग धराशायी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुलायम सिंह यादव जी अपना गढ़ कैसे बचाने में कामयाब हुए, ये विश्लेषण का विषय निश्चित तौर पर है। चलिए इस पर आगे हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन अब आगे बढ़ते हुए चूंकि दिल थाम कर हमारे दर्शक बैठे हुए हैं, अपने अपने नेता को वो देखना चाहते हैं कि उनकी स्थिति अपने क्षेत्र में क्या है। आगे बढ़ते हुए मुजफ्फरनगर दंगों का असर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जिन क्षेत्रों में पड़ा है उन पर एक नजर डाल लेते हैं। मुजफ्फरनगर से डॉक्टर संजीव बालियान बीजेपी के जीतने की पूरी संभावना है। कादिर राणा बीएसपी से इन्होंने 2009 में जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार मुजफ्फरनगर में बीजेपी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि अब जो सीटें हम दिखा रहे हैं उस पर दंगों का असर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के आती हूं सर, सहारनपुर आप पीली बत्ती देख पा रहे हैं इमरान मसूद, और आपको याद भी होगा नरेंद्र मोदी के बारे में किस तरह की इन्होंने टिप्पणी की थी जिसके बाद जेल तक जाना पड़ गया था। कांटे की टक्कर उन्हें जरूर मिल रही है, लेकिन फिलहाल वो आगे चल रहे हैं। कैराना से हुकुम सिंह बीजेपी के वो आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जीतने की पूरी संभावना, पिछली बार भी जीते थे। रामपुर से समाजवादी पार्टी के नसीद अहमद खान कांटे की टक्कर उन्हें दे रहे हैं। बाकी के दोनों प्रत्याशी नावेद मियां कांग्रेस से और नेपाल सिंह बीजेपी से। ज्ञानेश्वर जी, अभी जो सीटें हमने आपको दिखाई हैं उस पर आपकी टिप्पणी? बिल्कुल साफ दिखता है कि यहाँ वोटों का ध्रुवीकरण जो है धार्मिक स्तर पर हुआ, बिल्कुल, और दंगों का असर दिखाई पड़ा। लोग 2 ध्रुवों में बट गए, कोई वोट का बंटवारा नहीं हुआ। लोगों ने तय कर लिया कि मुझे मोदी के खिलाफ जाना है या मोदी के पक्ष में रहना है, और इसी का असर यह दिखाई पड़ रहा है कि मुजफ्फरनगर में बीजेपी चुनाव जीत रही, जो पिछली बार वो मुकाबले में नहीं थी। इसी तरीके से सहारनपुर में मोदी को क्या नहीं कहा इमरान मसूद साहब ने, लेकिन उसके बावजूद वो चुनाव जीत रहे हैं क्योंकि वहां अल्पसंख्यक वोटों का कांटे की टक्कर वो आगे चल रहे हैं। जो पीली बत्ती चूंकि जल रही है तो वहां भी साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। वहां पर 42% जो मुस्लिम मतदाता हैं जिसका जिक्र वो बार बार करते हुए भी दिखाई दे रहे थे चुनावों के दौरान। बिल्कुल दंगों का इफेक्ट है ये तो। चलिए हम सीधे रुख कर लेते हैं विजय सोनकर शास्त्री जी का। विजय सोनकर जी, मुजफ्फरनगर से डॉक्टर संजीव बालियान जरूर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सहारनपुर से नरेंद्र मोदी के बारे में कांग्रेस पार्टी के इमरान मसूद ने जो कड़ी टिप्पणी की थी वो भी आगे बाकी लोगों के मुकाबले आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कांटे की टक्कर जरूर है यहां पर। देखिए, यहाँ कांटे की टक्कर है, लेकिन हकीकत तो ये है कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी, और खास तौर से जिस तरह से वहां पर एक सांसद के प्रतिनिधि सांसद
के उम्मीदवार होते हुए एक व्यक्ति ने अपना जो भौड़ा प्रदर्शन किया था, तो जनता ने कम से कम उसको नोटिस लिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर इनके जीतने की संभावना नहीं है। टक्कर जरूर हो रही है, क्योंकि टक्कर होने का कारण है कुछ तो कट्टरता है ही समाज में, पर ये औचित्यहीन कट्टरता है। ऐसी कट्टरता का देश की को आवश्यकता भी नहीं है। चलिए एक छोटा सा जवाब आपसे मैं ले लेती हूं प्रेम शुक्ला जी। यहां पर देखा जाए कांग्रेस कट्टरता है ही समाज में, पर ये औचित्यहीन कट्टरता है। ऐसी कट्टरता का देश की को आवश्यकता भी नहीं है। चलिए एक छोटा सा जवाब आपसे मैं ले लेती हूं प्रेम शुक्ला जी। यहां पर देखा जाए कांग्रेस के मसूद ने जिस तरह की टिप्पणी की थी, ऐसा लग रहा है कि उसका फायदा मिलता हुआ उन्हें दिखाई दे रहा है और इसी वजह से उस समय वो चर्चा का विषय भी बन गए थे। ये बहुत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस समाज ने इस देश में जो है सेकुलरवाद की सबसे अधिक मांग दी है, वो समाज कट्टरता को अधिक जो है समर्थन दे रहा है। एक अपेक्षा की जाती थी यदि जो है वहां का अल्पसंख्यक समाज इमरान मसूद को सबक सिखाता तो वो मुख्यधारा की तरफ बढ़ता, लेकिन वो मुख्यधारा की तरफ बढ़ने की बजाय गोलबंद हो रहा है, उसका ध्रुवीकरण हो रहा है। ये अपने आप में अच्छी स्थिति नहीं है। बिल्कुल, ये अपने आप में अच्छी स्थिति नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की अभी जितनी भी सीटें दिखाई हैं उनसे आगे बढ़ते हुए फैजाबाद से लल्लू सिंह बीजेपी के कांटे की टक्कर निर्मल खत्री कांग्रेस पार्टी के जो मौजूदा विधायक 2009 में इन्होंने जीत हासिल की थी। मित्रसेन यादव समाजवादी पार्टी के तकरीबन 6 बार वहां से जीत चुके हैं। गोरखपुर की बात कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ साफ स्थिति जीतने की और नवासी से ही मंदिर का दबदबा है, वो दबदबा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल के जीतने की पूरी संभावना है। कांग्रेस पार्टी के नेता जिन्होंने बाद में बीजेपी का दामन थाम लिया था, हालांकि माना यह जा रहा था कि उन्हें कड़ा मुकाबला हो सकता है उनके लिए, लेकिन मोदी की लहर वहां पर दिखाई देती हुई। बस्ती से हरीश द्विवेदी बीजेपी के, जबकि 2009 की बात करें तो बीएसपी ने बस्ती की सीट हासिल की थी, लेकिन बीजेपी के हरीश द्विवेदी कांटे की टक्कर में आगे बढ़ते हुए पीली बत्ती दिखाई दे रही है आपको। फूलपुर से बात कर लें, केशव मौर्य जो कि बीजेपी के हैं, उनके ऊपर ग्रीन बत्ती यानी कि जीतने की पूरी संभावना है। ये फूलपुर की तस्वीर है। अभी यहाँ से भाजपा नहीं जीती। और इलाहाबाद की बात कर लेते हैं। इलाहाबाद से श्यामचरण गुप्त बीजेपी के, हरी बत्ती ये दिखाने के लिए काफी है कि यहां से जीतने की उनकी पूरी संभावना है। आपको बता दें कि एक्सिस का ये एग्जिट पोल है, एक सीटों का हाल है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बरेली की बात कर लेते हैं। संतोष गंगवार बीजेपी के, उनके जीतने की पूरी संभावना है। प्रवीण सिंह और उमेश गौतम ने जरूर कोशिश की थी उन्हें टक्कर देने की, लेकिन स्थिति उन लोगों की काफी कमजोर रही। गोंडा से समाजवादी पार्टी की नंदिता शुक्ला जिनके जीतने की संभावना है। और बेनी प्रसाद वर्मा, बड़ी खबर यह भी है, बेनी प्रसाद वर्मा गोंडा से हार सकते हैं। कीर्तिवर्धन सिंह बीजेपी से, इन्होंने भी जरूर कोशिश की थी मोदी लहर का फायदा उठाने की, लेकिन मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आगरा से रमाशंकर कथेरिया बीजेपी के, जिनके जीतने की पूरी संभावना है। और आजमगढ़ की बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव जो पूर्वांचल में मोदी की लहर रोकने के लिए पहुंचे हुए थे, उनके जीतने की पूरी संभावना और पहले से माना भी जा रहा था, क्योंकि यादव और मुस्लिम वोटर वहां पर बहुत ज्यादा है। रमाकांत यादव जो कि बीजेपी के 2009 में वो वहां से सांसद रहे थे, लेकिन इस बार मुलायम के आगे वो हार रहे हैं। इस पर आपकी टिप्पणी विजय सोनकर शास्त्री जी, अभी आपने जिक्र किया था आजमगढ़ का कि तीसरे स्थान पर रहेंगे मुलायम सिंह यादव। हाँ, यहां पर तो जीत मिल रही है उन्हें। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो क्लोज कॉन्टेस्ट की ही बात होगी और रमाकांत यादव जो भारतीय जनता पार्टी के हैं ये सुनिश्चित विजय हासिल करेंगे। कुछ सीटें हमारे लिए भी छोड़ दीजिए, कुछ सीटें हमारे लिए भी छोड़ दीजिए। तो अगर सारी सीटें, मुझे तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने फिर से याद आ रहे हैं आपको सुन करके कि आप कुछ सीटें मतलब हमारे लिए जा नहीं रहे हैं, जो सीटें हमारे गढ़ में आ रही है इसको आप शोध का विषय बना रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप इसको स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन रोली जी आपने तो हार मान ली अभी कि कुछ सीटें छोड़ दीजिए। बिल्कुल नहीं, मैंने बोला भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने सीरियल आता था, मुझे वो याद आ गया। घबराहट में ऐसी मुंगेरी लाल के हसीन सपने यहाँ पर साफ है। बिल्कुल इस वक्त चूंकि तस्वीरें आप आजमगढ़ से नेताजी एक बहुत बड़ी जीत हासिल करेंगे 2-4 लाख वोटों से, और आप रमाकांत यादव जी को जिता रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप थोड़ा सा मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखिए। रौली जी, मुलायम सिंह यादव का आजमगढ़ खड़ा होना केवल रमाकांत यादव ऐसा नहीं है कि वहां पर जीते नहीं है। देखिए विजय जी सुनिए, हवा तो आप लोगों ने खरीद ली थी, हवा तो आप लोगों ने खरीद ली थी। हमने सुना 1000 करोड़ में हवा खरीदी,
और जमीन जो है आपने अडानी और वाड्रा जी ने खरीद ली। अब जो अब पब्लिक है वो हमारे पास है, तो कम से कम पब्लिक को हमारे पास रहने दीजिए। पब्लिक को तो हमारे पास रहने दीजिए। आपकी है, हम लोगों की ऐसी वरना आप लोग बहुत सारी गोलियां चला लेते हैं। पब्लिक को हमारे पास रहने दीजिए। पब्लिक हमें चाहती है, पब्लिक हमें पसंद करती है और आने वाले 16 समय में अपने जीतने के लिए पता है आपके नेताजी किस तरह बलात्कारियों को चाहते हैं। एक महिला होकर आप फिर भी उनको समर्थन दे रही है। प्रेम जी, मुलायम सिंह यादव पूर्वांचल की हवा बदलने के लिए खड़े हुए थे, केवल अपने जीतने के लिए नहीं, और पूर्वांचल की जो रिजल्ट और उनकी खुद की हवा खराब हो गई। वही रिजल्ट जो दिखा रही है उसका अर्थ यह है कि मुलायम सिंह जी का आजमगढ़ के अलावा किसी सीट पर प्रभाव नहीं पड़ा है। अगर ये बिल्कुल पूर्वांचल में जो स्थिति उन्होंने पैदा करने की कोशिश की थी, अगर गोंडा को छोड़ दे, चूंकि बेनी प्रसाद वर्मा वहां से हारते हुए दिखाई दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से, तो बाकी जगहों पर उसकी बहुत ज्यादा स्थिति देखने को नहीं मिली है और गोंडा लखनऊ से थोड़ा ही आगे जाने पर है। लेकिन रोली जी, ये तो साफ है ना कि आजमगढ़ और मैनपुरी दो जगहों से नेताजी चूंकि मैदान में थे, तो बाद में तो आजमगढ़ को छोड़ देंगे। लड़ाई उन्होंने इसलिए था वहां से। नहीं, नेताजी क्यों छोड़ेंगे? नेताजी ने हर बार कहा, बार कहा, हमारे प्रवक्ताओं ने कहा कि नेताजी आजमगढ़ को रखेंगे और जीतने की जब जीतते हैं तो वो मैनपुरी को छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी, आपसे बेनी प्रसाद वर्मा लगातार नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। आप लोग तो बड़े खुश होंगे, कम से कम वो हार तो रहे हैं, भले ही बीजेपी ना हरा रही हो उन्हें गोंडा से। नहीं, बेनी प्रसाद वर्मा पिछले 2-3 वर्षों से जिस तरह की बयानबाजियां कर रहे थे, उनकी हताशा का वो सीधा जो है वो हताशा दिखाई दे रही थी। ये उसमें सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो समाजवादी पार्टी से हार रहे हैं। जिस समाजवादी पार्टी से वो आए थे, उस समाजवादी पार्टी से ही वो पराजित हो रहे हैं, वो भी अपने गढ़ में पराजित हो रहे हैं। तो ये कम से कम बेनी बाबू के लिए जो है एक करारा सबक है। चलिए, ये सबक है और समाजवादी पार्टी की नंदिता शुक्ला से बेनी प्रसाद वर्मा हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, ये एक्सिस का एग्जिट पोल है, एक सीटों का हाल हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है। आपके जो भी नेता हैं, आप अगर जानना चाहते हैं कि वो हार रहे हैं, जीत रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है अपने सीट पर, तो आप हमारे साथ बने रहिए। उत्तर प्रदेश की तो हमने बात कर ली है, बाकी राज्यों का क्या हाल है आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और ये स्थिति तो कम से कम साफ हो गई है कि मोदी का आकर्षण जनादेश का रूप ले चुका है। फिलहाल एक ब्रेक। देश में पहली बार इंडिया न्यूज पर आप एक सीट का एग्जिट पोल देख रहे हैं। आपको बता दें, एक्सिस का ये एग्जिट पोल है। अपने संसदीय क्षेत्र में आपके नेता का क्या है हाल, ये हम लगातार बता रहे हैं। ब्रेक के पहले हमने बात की थी उत्तर प्रदेश की, अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। लेकिन उसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि दरअसल जो पीली बत्ती आप देखेंगे, पीली बत्ती का मतलब ये कि कांटे की टक्कर, और हरी बत्ती का मतलब जीतने की पूरी संभावना। फिलहाल ये कांकेर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी की फूलदेवी कांटे की टक्कर उन्हें जरूर मिल रही है बीजेपी के विक्रम उसेंडी से, लेकिन फिलहाल वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। रायपुर की हम बात कर लेते हैं। रमेश बैस बीजेपी के जीतने की पूरी संभावना है। आपको बता दें कि रायपुर 96 से ही लगातार बीजेपी के पास रही है और एक बार फिर से बीजेपी के ही पास जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के रमेश बैस की जीतने की पूरी संभावना है रायपुर से। महासमुंद की बात कर लेते हैं। अजीत जोगी, उनकी प्रतिष्ठा यहां से दांव पर लगी हुई थी, लेकिन ये पीली बत्ती बता रही है कि चंदूलाल साहू आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांटे की टक्कर जरूर उन्हें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अजीत जोगी से मिल रही है, लेकिन फिलहाल बीजेपी की स्थिति यहां पर अच्छी है। बस्तर की बात कर लेते हैं। दीपक कर्मा कांग्रेस पार्टी के, वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके जीतने की पूरी संभावना है। 2009 में बीजेपी ने ये सीट जीती थी। आपको बता दें कि महेंद्र कर्मा, जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे थे, नक्सल हमले में जिनकी मौत भी हो गई थी, उनके ये बेटे हैं और कहीं न कहीं सहानुभूति का पूरा असर यहां पर। और दुर्ग की बात कर लेते हैं। बीजेपी ने ये सीट जीती थी। आपको बता दें कि महेंद्र कर्मा, जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे थे, नक्सल हमले में जिनकी मौत भी हो गई थी, उनके ये बेटे हैं और कहीं न कहीं सहानुभूति का पूरा असर यहां पर। और दुर्ग की बात कर लेते हैं। सरोज पांडे 2009 में भी जीती थी बीजेपी की और एक बार फिर से जीतने की पूरी संभावना सरोज पांडे की। आपको बता दें कि सरोज पांडे ने पूरा दमखम भी लगा रखा था। और यहां पर राजनांदगांव, अभिषेक सिंह बीजेपी के मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे हैं, अभिषेक सिंह के जीतने की पूरी संभावना है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी यहां कहीं रेस में भी नहीं है। राजनांदगांव की ये तस्वीर है। अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। लक्ष्मी नारायण यादव बीजेपी के वो सागर से जीतने की उनकी पूरी संभावना आपको दिखाई दे रही है।
ये सागर की तस्वीर है। ग्वालियर की हम बात कर लेते हैं। आलोक सिंह कांग्रेस के कांटे की टक्कर जरूर बीजेपी के नरेंद्र सिंह तोमर दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनकी स्थिति उनसे कहीं ज्यादा बेहतर है। भोपाल की बात कर लेते हैं। आलोक संजर बीजेपी के, उनके जीतने की पूरी संभावना है। आपको बता दें कि 89 से ही बीजेपी लगातार भोपाल सीट जीत रही है। कैलाश चंद्र जोशी 2009 में जीते थे, लेकिन इस बार आलोक संजर को उतारा गया है और उनके जीतने की पूरी संभावना है। तो यहां पर भी बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात हुई। एक बार फिर से हम सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ विजय सोनकर शास्त्री जी जुड़े हुए हैं। विजय जी, आपको विधानसभा में जो लाभ मिला था उसका पूरा फायदा और मोदी लहर इस बार ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनावों में भी, यानी कि हर जगह ज्यादातर सीटों पर हम देखें तो हरी बत्ती बीजेपी के पक्ष में है और इस बार बहुत अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को लगभग सभी सीटें मिलने की उम्मीद दिख रही है मध्य प्रदेश में जी। कभी कभी कुछ लोग चर्चा जरूर कमलनाथ जी के बारे में करते हैं, और क्योंकि वो ट्रेडिशनली बहुत लंबे समय से वहां पर हैं, पर हमें लगता है कि वहां भी कुछ आश्चर्यजनक परिणाम आएगा। चित्रा जी, एक चीज मैं आपके माध्यम से जरूर देश को बताना चाहूंगा, और खासतौर से अवधेश जी हैं, मैं उनसे इस पर प्रतिक्रिया भी जानना चाहूंगा कि अभी जो आपने उत्तर प्रदेश का दिखलाया है और अभी मध्य प्रदेश का जो आपने दिखला रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 99 में जब चुनाव हुआ था उस समय भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार थी जी। तो पूरे देश भर में एक भी बूथ कैप्चरिंग का कोई घटना नहीं हुआ था, और 2004 में भी जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी कोई ऐसी घटना नहीं हुई। 2009 में भी जो इलेक्शन हुआ लोकसभा का उसमें भी बूथ कैप्चरिंग की कोई घटना नहीं हुई। पर क्या कारण है कि इस इलेक्शन में 2014 के बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं 3 स्टेट में हुई, जिसमें एक उत्तर प्रदेश था, बिहार था और वेस्ट बंगाल था। भाजपा शासित किसी भी प्रदेश में एक भी ऐसी घटना की कोई सूचना चुनाव आयोग को नहीं मिली है। हमें लगता है ये एक चिंतन का विषय है, क्योंकि बूथ कैप्चरिंग एक लोकतंत्र के लिए बहुत घातक बीमारी थी, और वो बीमारी पुनः जिसको भारतीय जनता पार्टी के शासन में समाप्त कर दिया गया था, अब वो पुनः देश में वो बीमारी इस 2014 के इलेक्शन में दिखाई दी है। महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है। अवधेश जी की एक छोटी सी टिप्पणी मैं ले लेती हूं, और लेकिन उसके पहले रोली जी, सवाल तो यही है ना, जितना बवाल मचा इस बात को लेकर कि कितने जगहों पर बूथ कैप्चरिंग हुई, और खासकर वो इलाके जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। देखिए, सबसे पहले जब बहुत विश्वास के साथ मोदी जी जब उत्तर प्रदेश में आए और उनको लगा कि नहीं, अब सारा जितनी सीटें हैं बस उस पर वो जीतेंगे और नहीं जीतेंगे, तो पहला जब दौर का चुनाव हुआ, और खासकर 24 तारीख के चुनाव के बाद 24 तारीख के चुनाव के बाद जो आपने यहाँ दिखाया, जो समाजवादी पार्टी का जिसको कि आप गढ़ कह रहे हैं, जब ऐसी स्थिति लगी कि सारी सीटें समाजवादी पार्टी के हक में जा रही हैं, तो इस तरीके के मिथ्या आरोप लगने शुरू हो गए कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है। समाजवादी पार्टी से इसी तरह की उम्मीद की जा सकती है। बूथ कैप्चरिंग की जा रही है, और यहाँ पर आगे हम अचानक से छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो उसी पर रहते हैं। फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल के आने लगा। शुक्ला जी, इस बात अमित शाह जी नए नए बयानबाजी करने लगे, साहू हरा देंगे अजीत जोगी को। प्रेम शुक्ला जी, ये सवाल आपसे था जी। अजीत जोगी बीजेपी के चंद्रलाल साहू से हार सकते हैं, पीली बत्ती कम से कम यही संकेत दे रही है। नहीं, जिस तरह की लहर चली है 1984 के बाद सबसे अधिक मतदान का प्रतिशत हुआ है जी। उसमें बड़े बड़े दिग्गजों की जो है वो उनकी सीटें जा सकती हैं, वो लहर में बह सकते हैं। आप देख रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने जो दिखाया उसमें अमर सिंह चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं, राज बब्बर चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं, सारे दिग्गज ही हैं। इन दिग्गजों का पराभव जयाप्रदा हारती हुई दिख रही है। तो अजीत जोगी भी जिस तरह से छत्तीसगढ़ में उनको स्वयं कांग्रेस ने भी एक तरह से अप्रासंगिक बना दिया है, उसमें जो है उनका पराभव जो है वो कोई बहुत आश्चर्यजनक घटना नहीं मानी जाएगी। जी, चलिए आगे बढ़ते हुए अब झारखंड पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। मध्य प्रदेश और हमने बात की छत्तीसगढ़ के हजारीबाग से। जयंत सिंह बीजेपी के जीतने की पूरी संभावना है। आपको बता दें कि इसके पहले जयंत सिंह के पिता ने इस सीट को जीता था। गोड्डा की बात कर लेते हैं। बीजेपी के निशिकांत दुबे जीतने की पूरी संभावना है। ये गोड्डा की तस्वीर आपके सामने है इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। 2009 में भी निशिकांत दुबे ने जीत हासिल की थी। दुमका की बात कर लें, शिबू सोरेन हार सकते हैं। सुनील सोरेन से बीजेपी के जीतने की पूरी संभावना।
यहां पर है उनकी बीजेपी की, और जमशेदपुर की स्थिति देखिए, यहां पर भी बीजेपी की स्थिति बेहद मजबूत है। विद्युत महतो बीजेपी के, उनके जीतने की पूरी संभावना है। रांची पर एक नजर, बीजेपी के राम टहल चौधरी, और यहां पर एक तरह से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की कुछ ज्यादा ही लहर और सुनामी, जिसको बार बार ज्ञानेंद्र जी इस पर आपकी टिप्पणी मैं ले लेती हूं, जिस सुनामी की वो बात कर रहे थे, कम से कम यहां पर हजारीबाग को देखें या फिर बाकी सीटों की, हर तरफ बीजेपी ही दिखाई दे रही है। देखिए, आप दुमका में सिर्फ शिबू सोरेन नहीं हारे हैं, बाबूलाल मरांडी भी हार रहे हैं, जो वहां दोनों राजनीतिक छत्रप जो हैं उस प्रदेश के, दोनों हाशिए पर चले गए, और बीजेपी की लहर तो साफ साफ दिखाई पड़ रही है कि सुनील सोरेन वहां चुनाव जीत रहे हैं जी। और आप जमशेदपुर सीट में देखिए, वहां कहा जा रहा था कि एकमात्र उम्मीद बची है, डॉक्टर अजय कुमार एक छवि थी, एक अच्छे आईपीएस अफसर रहे थे, पिछली बार लाजवाब जीत हासिल की थी, वो भी हार रहे हैं। और विद्युत महतो झामुमो से आए और बीजेपी में आए, उनको लाया गया, अर्जुन मुंडा खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, वो चुनाव जीत रहे हैं, तो साफ साफ है कि वहां भी तो नमो इफेक्ट तो दिख ही रहा है। अवधेश जी, छवि का भी असर पड़ा है क्या? झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन 6 बार उस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लेकिन इस बार हारने की पूरी स्थिति दिखाई दे रही है, और ये हरी बत्ती जो हम दिखा भी रहे हैं वो ये साफ साफ बता रहा है कि वो हार रहे हैं अपनी उस सीट से। देखो, नरेंद्र मोदी की जो रांची की सभा हुई थी, मैं उस समय वहां के पत्रकारों के वो बताया गया था कि 4-5 दिन पहले से गांव गांव से लोगों का आना शुरू हो गया था जी। तो ये वैसी सभा भारत में कहीं नहीं हुई कि 4-5 दिन पहले से लोग डेरा लगा रहे हैं, टेंट लगा रहे हैं, खा रहे हैं, वहां रह रहे हैं, तो असर तो दिख ही रहा था। वहां झारखंड में इस बार जो है त्रिकोणीय लड़ाई थी, लेकिन बीजेपी उसमें सब जगह सुपर थी। बाबूलाल मरांडी का हारना वो असाधारण बात है, क्योंकि ये तो पहले भी शिबू सोरेन चुनाव हार चुके हैं, लेकिन बाबूलाल मरांडी एक बड़ी शक्ति बन के वहां उभरे थे। भारतीय जनता पार्टी के एक समय उपाध्यक्ष थे, और वो मानते थे कि भाजपा की जो ताकत है और रथ है उसको मैं रोक सकता हूं, अगर ये रिजल्ट सही है तो फिर बाबूलाल मरांडी के लिए और पूरे झारखंड की राजनीति में एक नई दिशा वहां से शुरू हो सकती है। ये बाबूलाल मरांडी और उनके दूसरे उम्मीदवार भी हार रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और हमने देखा था हजारीबाग में रैली भी नरेंद्र मोदी ने की थी, और वहां पर ताबड़तोड़ हमले वहां पर किए थे जो क्षेत्रीय दल है। लेकिन यहां पर विजय जी, बड़ा सवाल यही है, जयंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा के बेटे हजारीबाग से वोट जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्जिन कितना होगा देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि 2009 में उस सीट का प्रतिनिधित्व इनके पिताजी ने किया था। लेकिन मोदी की लहर साफ साफ कम से कम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन तीनों ही राज्यों में मोदी नाम केवलम नहीं, बिल्कुल हर जगह, और इन तीनों ही राज्यों में नहीं, हर जगह ये दिखाई देगा। और खासतौर से ये लहर तो दक्षिण भारत में भी देखने को मिलेगा। अरे विजय जी, परिणाम के पहले एक दिन भोज खिलाइए, बाद में पता नहीं क्या होगा। केवल दक्षिण भारत की स्थिति कमजोर हो सकती है विजय सोनकर शास्त्री जी, क्योंकि 1977 और 89 में दोनों ही समय में कांग्रेस के खिलाफ स्थिति थी। उसके बावजूद भी हमने देखा था कांग्रेस पार्टी कम से कम दक्षिण भारत में मजबूत रही थी। फिलहाल आगे बढ़ते हुए बिहार पर एक नजर डाल लेते हैं। ये तो हमने बात की झारखंड की, लेकिन यहां पर देखिए, दरभंगा कीर्ति आजाद हार सकते हैं आरजेडी के अली अशरफ फातमी से, और ये अपने आप में बड़ी खबर होगी। जीतने की पूरी संभावना आरजेडी के अली अशरफ फातमी का। और भागलपुर पर नजर डाल लेते हैं, शहनवाज हुसैन, बीजेपी के जीतने की पूरी संभावना, और यहां पर 2 बार वो पहले जीत भी चुके हैं शहनवाज हुसैन। इस बार हमने देखा था काफी ज्यादा अंदरूनी कलह बीजेपी के अंदर जरूर देखी गई थी भागलपुर सीट को लेकर, लेकिन फाइनली शहनवाज हुसैन मैदान में उतरे और उनके जीतने की पूरी संभावना। पश्चिम चंपारण से प्रकाश झा, जनता दल यूनाइटेड के कांटे की टक्कर मिलती हुई उन्हें दिखाई दे रही है, लेकिन बाकी दोनों ही बीजेपी के और आरजेडी के उम्मीदवार से फिलहाल उनकी स्थिति ज्यादा मजबूत है। बिहार से पहले भी 2 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन दोनों ही बार हार का सामना उन्हें करना पड़ा था। आरा से आरके सिंह, बीजेपी के, उनके जीतने की पूरी संभावना है, और जाहिर तौर पर इसी सोच के साथ उन्होंने बीजेपी का दामन भी थामा था। आरके सिंह, आरा से उनके जीतने की पूरी संभावना है। औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह, बीजेपी के जीतने की पूरी संभावना। निखिल कुमार ने टक्कर देने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन उसमें वो असफल होते हुए दिखाई दिए। बेगूसराय में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। भोला सिंह जरूर थोड़े आगे चल रहे हैं, लेकिन यहां पर राजेंद्र प्रसाद सिंह सीपीआई के उन्हें कांटे की टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बिहार की तस्वीर आपके सामने है। अश्विनी चौबे बक्सर से, बीजेपी के, हमने देखा था अश्विनी चौबे जा नहीं रहे थे बक्सर, क्योंकि वो भागलपुर से लड़ना चाह रहे थे, लेकिन अश्विनी चौबे के जीतने की पूरी संभावना है, और हरी बत्ती इस बात का संकेत भी दे रही है। जेडीयू के राजीव रंजन नालंदा से कांटे की टक्कर उन्हें कांग्रेस और एलजेपी दोनों ही पार्टियों की ओर से मिल रही है, लेकिन फिलहाल इन दोनों से उनकी स्थिति कहीं ज्यादा मजबूत है। और बड़ी खबर,
जमुई से जेडीयू के उदय नारायण चौधरी जीतने की पूरी संभावना, यानी कि चिराग पासवान एलजेपी के वो हार रहे हैं। बड़ी खबर यही है, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जमुई से हारने के संकेत मिल रहे हैं। मुजफ्फरपुर की बात कर लें, अजय निषाद बीजेपी के हरी बत्ती, इस बात का साफ साफ संकेत कि उनके जीतने की पूरी संभावना है। और अखिलेश प्रसाद सिंह हार रहे हैं। पूर्णिया जेडीयू के संतोष कुमार जीतने की पूरी संभावना, यानी कि उदय सिंह बीजेपी के। ये तस्वीर कम से कम ये बताने के लिए काफी है कि वो हार रहे हैं। संतोष कुमार जेडीयू की जीत रहे हैं। यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल अवधेश जी आपसे ही है कि देखो, हमेशा ये ध्यान रखो जी कि जो एग्जिट पोल है उसमें 3% का ऊपर नीचे मार्जिन होता है और वो 3% से चीजें बदल जाती है। लेकिन चिराग पासवान की बात करें, मैं जमुई में अभी स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल देखो, जमुई के रिजल्ट जो ये है ना, ये बहुत कांटे की हो सकती है। मुझे ये इस पर डाउट है, जमुई पर, मुझे भागलपुर पर भी डाउट है, हरी बत्ती भागलपुर में शाहनवाज को कड़ी टक्कर मिली है। सुनो जो बता, और मुझे इन दोनों पर जो आप दिखा रहे हो, उदय नारायण चौधरी अगर जीतेंगे तो मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य का विषय होगा, क्योंकि जमुई की जो वोटिंग हो रही थी उस समय, वो वोटिंग के समय भी हम लोग कांटेक्ट में थे और इनको हराने के लिए वहां नरेंद्र सिंह जो इनके मंत्री हैं वो लगे हुए थे उदय नारायण चौधरी को हराने के लिए। प्रेम शुक्ला जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि यहाँ पर हमने देखा था एलजेपी को बीजेपी से जोड़ने की कवायद में चिराग पासवान सबसे ज्यादा आगे रहे और उन्होंने बार बार कोशिश की, लेकिन ये तस्वीर बता रही है, एक्सिस का जो एग्जिट पोल है वो दिखा रहा है कि चिराग पासवान हार रहे हैं जमुई। मुझे लगता है कि चिराग पासवान के मामले में एग्जिट पोल का नतीजा जो है वो थोड़ा सा गलत साबित होगा जी, क्योंकि जमुई में मेरे पास भी जो सूचनाएं हैं उन सूचनाओं के आधार पर वो बहुत बढ़िया चुनाव लड़े हैं और नया चेहरा होने के नाते, तरुण होने के नाते, और जिस तरह से पासवान समाज जनता दल यूनाइटेड से नाराज था, बहुत भयंकर तरीके से पिछले 2 वर्षों में नाराज रहा है वो, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का उसको जो बल मिला है, मुझे लगता है कि वो कम से कम जो है जमुई की सीट जो है उस पर एग्जिट पोल का जो फैसला है वो गलत साबित होगा। विजय सोनकर शास्त्री जी, लेकिन कम से कम एग्जिट पोल का जो नतीजा इस वक्त हमारे सामने है वो ये दिखा रहा है, अगर हम जमुई को ही लेकर आपसे भी मैं सवाल पूछूं कि वहां पर अनुभव को ज्यादा तरजीह दी गई है लोगों की ओर से, बजाय इसके कि हम किसी युवा चेहरे के पक्ष में जाएं। नहीं, देखिए, एग्जिट पोल तो एग्जिट पोल होता है, एक्चुअल क्या होता है ये तो 16 तारीख को पता चलेगा। और हम लोग ये समझते हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी और जो पासवान जी लोगों जनशक्ति पार्टी सबने मिल करके जो किया है उस पर रिजल्ट अच्छा आएगा। और अभी आप जो दिखला रहे हैं वो तो हम लोग देख रहे हैं, पर ये स्पष्ट है कि वहां पर चिराग पासवान ही जीतेंगे, ऐसा हम ये तो जाहिर तौर पर बीजेपी कहेगी, जहां से वो हारेगी वहां पर कहेगी 16 तारीख का इंतजार करें, जहां से जीतेगी जी। जमुई में नीतीश कुमार की सभा हो रही थी, उस सभा में नरेंद्र सिंह खड़े होकर के जब भाषण का आया, बोले कि ये टिकट का मैंने विरोध किया था, फिर भी ये टिकट दिया गया, मैं इनके साथ नहीं हूँ, ये हारे ऐसा मैं चाहता हूँ और मेरे बगैर कैसे जीत जाते हैं ये भी देखता हूँ। बाद में नीतीश कुमार को कहना पड़ा खुले मंच पर कि भाई आपके बगैर कैसे जीत सकते हैं, हमको भी मालूम है। इसके बावजूद अगर उदय नारायण चौधरी वहां से जीतेंगे तो ये हमारे लिए, मैं कहता हूँ कि एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात होगी। ज्ञानेश्वर जी, और यहाँ पर पूर्णिया और इसके पहले मुजफ्फरपुर की प्रकाश झा की जीत भी मुझे आश्चर्यजनक लग रही है। नहीं, प्रकाश झा नहीं जीत रहे हैं। प्रकाश झा पीली बत्ती, कांटे की टक्कर उन्हें मिल रही है। नहीं, नहीं जीत रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। कांटे को दूसरे नंबर पे भी आना आश्चर्यजनक होगा, लेकिन इस बार पूरी कोशिश उनकी ओर से की गई थी कि कम से कम वो तीसरी बार ही सही उतरे हैं तो इस मुकाबले को जीत जाएं। ज्ञानेश्वर जी, इस पर आपकी टिप्पणी। देखिए, जमुई में उदय नारायण चौधरी तो मुकाबले में थे ही नहीं, वहां मुकाबला आरजेडी वर्सेस एलजेपी के बीच में। हाँ, तो चिराग पासवान कांटे की लड़ाई में फंसे हैं। अभी आप ये नहीं कह सकते कि वो चुनाव जीत चुकी या चुनाव हार चुकी। लेकिन इस जो एक्सिस का एग्जिट पोल है वो तो हरी बत्ती के जरिए ही दिखा रहा है। लेकिन वो हरी बत्ती के जरिए दिखा रहा है उदय नारायण चौधरी को, जो वोटिंग ट्रेंड था और जो जानकारी हम लोगों ने वो प्राप्त की थी कि वहाँ उस दिन वो मुकाबले में पिछड़ गए थे। और सर बक्सर की हम दिखा रहे हैं, यहाँ से लालमुनि चौबे लगातार उदय नारायण चौधरी को नक्सल के जरिए ही दिखा, लेकिन वो हरी बत्ती के जरिए दिखा रहा है उदय नारायण चौधरी को, जो वोटिंग ट्रेंड था और जो जानकारी हम लोगों ने वो प्राप्त की थी कि वहाँ उस दिन वो मुकाबले में पिछड़ गए थे। और सर बक्सर की हम दिखा रहे हैं, यहाँ से लालमुनि चौबे लगातार उदय नारायण चौधरी को नक्सली तक कहा गया जी। हाँ, बड़ा विवाद हुआ कि एक आईबी की रिपोर्ट आई कि उनके संबंध नक्सलियों से है, मुख्यमंत्री को सफाई देनी पड़ी। बक्सर में तो अश्विनी चौबे जी किस्मत से चुनाव जीत गए।
वो जाना ही नहीं चाहते थे यहाँ वो पर। किस्मत से चुनाव जीत गए, क्योंकि जगदानंद सिंह का जो आधार वोट था, जो उनके खास वोट थे, अपने वोट थे, अपनी जाति के, वही वोट का बंटवारा हो गया। और लालमुनि चौबे ने तो बहुत ज्यादा परेशानी भी खड़ी कर दी थी, इन्हें जाके बार बार मनाना पड़ रहा था उनके घर। लेकिन बाद में वो साथ हो गए और वहां ददन पहलवान जो बसपा के उम्मीदवार थे, वो जगदानंद सिंह के जो यादव वोट बैंक थे उसका काफी हिस्सा काट कर ले गए, जिसका फायदा हुआ कि अश्विनी चौबे चुनाव जीतते दिखाई पड़ रहे हैं। जी विजय जी को जोड़ना चाह रहे थे, बताइए। देखिए, वो भाग्य और इसकी बात नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से नरेंद्र भाई मोदी की जो आंधी चली है जी, वो हमारे जो उम्मीदवार हैं उनके जीतने का वो प्रमुख कारण है। और दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा चुनाव मुद्दे पर लड़ा है। अन्य पार्टियों के पास तो मुद्दे भी नहीं थे और वो निरंतर बातों में ही अपना समय ज्यादा गंवाए थे। तो मेरे ख्याल से यह भी एक नहीं विजय जी, बिहार में तो आपके मुद्दे बिल्कुल बिखर गए थे। बिहार में तो आप कास्ट पर आ गए थे। बिहार में मुद्दे थे ना, यूपी में मुद्दे थे। बार बार मोदी जी को कहना पड़ रहा था मैं पिछड़ी जाति का हूँ, मैं पिछड़ी जाति का हूँ, उस पर भी बहुत बवाल मचा था। आपके पास इस बार मुद्दे थे ही नहीं। मैं तो जब भी मोदी जी का भाषण सुनती थी तो मुझे या तो वो पिता पुत्र के बारे में टिप्पणी करते नजर आते थे, मुलायम सिंह यादव जी की राजनीति पिता पुत्र के रूप में टिप्पणी करते नजर आते थे, या माँ बेटे के रूप में। मुद्दा नहीं है, माँ बेटे मुलायम सिंह यादव जी फिर करेंगे क्या? लेकिन रोली जी ये तो कम से कम साफ है ना, जो भी जनादेश आया है, देखिए इसको मैं जनादेश बिल्कुल नहीं मानती हूँ। एग्जिट पोल को आप जनादेश नहीं कह सकते हैं। एग्जिट पोल को आप जनादेश नहीं कह सकते हैं। सामने आया है, ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जनादेश 16 तारीख को आएगा। चलिए 16 तारीख का हम सभी को इंतजार रहेगा। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। अब तक हमने कई दूसरे राज्यों की बात की, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब की। वहां पर एक एक सीट का हाल आखिर क्या है, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका ही मिल जाएगा। इंडिया न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं एक एक सीटों का हाल। संसदीय क्षेत्र से आपके उम्मीदवार का क्या है हाल, ये हम बता रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने तमाम दूसरे राज्यों की बात की, अब बारी है पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की। एक बार फिर से आपको बता दें, ये एक्सिस का एग्जिट पोल है जो हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक सीटों का हाल, उसका आंकड़ा हमारे पास आया है और कौन जीत रहा है कौन हारा है इसको बताने के लिए हमने ग्रीन और येलो लाइट का सहारा लिया है। चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं। पीली बत्ती का मतलब यह है कि काफी ज्यादा क्लोज फाइट, कांटे की टक्कर, लेकिन फिलहाल स्थिति मजबूत किरण खेर की यहां पर दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के गुलपनाग और पवन बंसल उनको कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पवन बंसल ने 2009 में ये सीट जीती थी। मंडी की बात करें, प्रतिभा सिंह कांग्रेस पार्टी की, और जाहिर तौर पर यहां पर बहुत ज्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए, उनके जीतने की पूरी संभावना है। आगे बढ़ते हुए शिमला की बात कर लेते हैं। वीरेंद्र कश्यप बीजेपी के, उनके जीतने की पूरी संभावना है। ये शिमला का हाल है और इस पर एक अवधेश जी आपकी टिप्पणी। देखो, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि हर बार वो पलटता है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि शायद रिजल्ट पलटेगा नहीं। 2 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी की हमको वहां निश्चित लग रही थी, तीसरे और चौथे को लेकर मुझे संदेह था। लेकिन जब आपका ये देख रहा हूं कि अगर शिमला सीट भी अगर निकल रही है तो फिर ये इसमें कुछ कहने की और मंडी से प्रतिभा सिंह जीत रही है, इसमें बहुत ज्यादा आश्चर्य तो होना नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने तो पूरी ताकत ही, बिल्कुल उनकी जीतने की पूरी संभावना है। यहाँ पर दिखा रहे हैं ज्ञानेंद्र जी आपसे। ये तो बिल्कुल नमो इफेक्ट ही है कि हिमाचल प्रदेश फिर दोहरा रहा है कि जो कहा जाता था कि हिमाचल प्रदेश अगली बार बदल जाता है, तो इस बार ये नमो का प्रभाव दिख रहा है कि हिमाचल प्रदेश फिर पुरानी राह पर चल पड़ा है और वो बिल्कुल केंद्र की ओर बढ़ रहा है। नहीं, विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस बहुत ही कम वोट से जीती थी। अभी से मैं खोलूं तो बता दूंगा, कुछ हजार वोट का अंतर था कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। हिमाचल और उसी से उत्तराखंड में भी तो यही स्थिति हमने देखी थी। वहाँ 40 सीटें जो है 5000 से कम वोटों के मार्जिन से वहाँ जीत हार हुई थी। वो जो पिछले बार का चुनाव था उसका कारण था कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध इन्हीं की 2 पार्टियां खड़ी हो गई थी बट करके। तो लेकिन विजय सोनकर शास्त्री जी, एक सवाल मैं आपसे ले लेती हूँ। किरण खेर को कांटे की टक्कर मिल रही है गुलपनाग और पवन बंसल से। देखिए, वहां खेर का जीतना सुनिश्चित है जी, क्योंकि जो गुलपनाग और खासतौर से बंसल जी का तो वहां पर जो स्थिति था वो किसी से छिपा नहीं है। खासतौर से उनका जो अतीत था वो वहां पर पूरी तौर से छाया हुआ था। पर गुलपनाग के बारे में भी उतना ग्लैमर नहीं बन पाया, क्योंकि जिस तरह से किरण खेर ने पीछे गत दिनों लगभग 2-3 बरस से लगातार उनका मीडिया और राजनीतिक क्षेत्र में जो इंटरफेरेंस था वह काफी हद तक प्रभावी रहा, इसलिए वहां पर जो आज ये स्थिति बन रही है। चित्रा जी,
जी, लेकिन यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी, गुलपना कड़ी टक्कर देती हुई उन्हें दिखाई दे रही है। पीली बत्ती का मतलब ये भी हो सकता है कि वो हार भी जाएं चुनाव। नहीं, मुझे लगता है कि वहां जिस तरह से पवन बंसल पछाड़े जा रहे हैं उस पर ध्यान देना ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि पवन बंसल की सीट चंडीगढ़ में अपराजेय मानी जा रही थी। अगर पवन बंसल को किरण खेर या गुलपनाग दोनों में से कोई पराजित करता है तो इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार के प्रति चंडीगढ़ की जनता ने भी जो है असहिष्णुता का भाव प्रदर्शित। चलिए, वक्त की कमी है, इस वजह से रोकते हुए आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमने आपको दिखाया है देश के अलग अलग हिस्सों में एक एक संसदीय सीट का हाल। एक्सिस का ये एग्जिट पोल था जो ये बता रहा था कि आपके संसदीय क्षेत्र से आखिर जीत कौन रहा है। फिलहाल एक ब्रेक, खबर इंडिया न्यूज पर लगातार जारी है।